Hello everyone, welcome to MBA Prep. So this video is all about the economics का जो बेसिक्स है बिकॉज बहुत सारे बच्चे दे आर आस्किंग कि सर हम इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करें एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस नॉट एक्चुअली सम मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आर बेसिकली आस्क्ड इन द इंटरव्यू from economics or the finance section. So if you are targeting that group discussion or PI for the top B schools and IIMs, definitely economics can be the game changer in the interview because possibly or not possibly you can expect the question from the economics section, right? So I'll be giving you 2 to 3 videos or I can say in 2 to 3 parts so that आपका जो basic है economics का वो definitely क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इतनी भी चीज़ें समझ लेंगे तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन टैकल दोज क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, राइट, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी एक टेरिटरी में, किसी भी एरिया में, जब हम फैमिली की बात करें, इवन एक स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें, एक सिटी की बात करें, तो ये इकोनॉमिक्स का जो रूल है या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। एंड इसका सिंपल सा मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन या आई कैन से अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सा मतलब है दैट इज़ आपको प्रोडक्शन, उसके बाद कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये एक ऐसी साइंस है जो कि प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन को किस तरह से कंज्यूम किया जा रहा है उसकी बात करती है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँ तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि 10,000 रुपीज़ अर्न करना था पहले और उसका इंक्रीमेंट हो गया पैसों में और नाउ दैट पर्सन इज अर्निंग 12,000 रुपीज़। सो 10,000 से 12,000 तक का जो सफ़र है इसमें मेजर जो चेंजेस हुए हैं दैट इज पर्सन इज अर्निंग नाउ 12,000 रुपीज़। इट मीन्स कि 10,000 रुपये पहले कमा रहा था, आज 12,000 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पे जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, जो फिनेंस का इंक्रीमेंट हुआ है, जो पैसों का इंक्रीमेंट हुआ है, वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, सो इट इज़ अ ब्रॉड टर्म बेसिकली एंड इट इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड ये इंक्लूड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को करेगा उसके बाद, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या स्थिति है, हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या स्थिति है, पॉवर्टी इंडेक्स में क्या स्थिति है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम केपेक्स बोलते हैं, आई कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को होलिस्टिकली जब इंक्लूड करते हैं सो दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैसे अगर हम देखेंगे तो किसी के अगर कोई भी, अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ तो अगर सिर्फ और सिर्फ फिनेंस का ग्रोथ हो रहा है तो इट डजंट मीन कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एंड अगर वो बढ़ती है तो वी कैन से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स मैंने बात किया, पॉवर्टी इंडेक्स की बात किया। तो ये सारे के सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। होपफुली इट इज़ क्लियर। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जीडीपी के बारे में। अभी बजट रिलीज़ हुआ, बजट में जीडीपी की बात होती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। तो व्हाट इज़ जीडीपी एक्चुअली, राइट। तो जीडीपी क्या होती है और इस जीडीपी के कितने कितने आई कैन से वर्जन है। तो ये 3-4 वर्जन है जीडीपी के। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब है? सबसे पहले तो जीडीपी की बात करता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके आते हैं जीएनपी, ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट, उसके बाद है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये 4 टर्म हैं जो कि आपस में एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। तो इंटरव्यूअर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको पहली बात तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर जानकारी है लेकिन क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि जो कंसेप्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जीडीपी की मैं बात करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट द जीडीपी, ठीक है, तो जीडीपी का सिंपल सा मतलब है कि आप एक इकोनॉमी में है, फॉर एग्जांपल ये एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी में, ये एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, नो मैटर वो इंडियन नेशनैलिटी की मैं बात करूँ या कोई पर्सन है फॉरेन से आया हुआ वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट विल बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी का जीडीपी, राइट। तो जीडीपी का मतलब है दैट इज प्रोडक्शन, और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन, जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है टेरिटरी के अंदर, नो मैटर वो भारत के लोग कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री को अगर मैं यहाँ पे नेम करना चाहता हूँ तो उस पर्टिकुलर कंट्री के नेम जो लोग करते हैं, या फिर वहाँ उस कंट्री में कोई बाहर से आके भी, फॉर एग्जांपल जैपनीज कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी है और वो इंडिया में प्लांट लगाती है, तो इंडिया में जब वो प्लांट लगाएगी तो प्रोडक्शन कहाँ करेगी, ऑफ कोर्स इंडिया में करेगी, तो दैट विल बी काउंटेड एज द पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। होपफुली इट इज क्लियर। तो जीडीपी का मतलब है कि एक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है वो उस कंट्री की या उस टेरिटरी की जीडीपी में काउंट होगा, नो मैटर, मतलब नेशनैलिटी का कोई यहाँ पे फर्क नहीं है। आप रहते हैं अगर इस टेरिटरी में, आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, तो दैट विल बी काउंटेड एज द दैट पर्टिकुलर टेरिटरी का जीडीपी। होपफुली इट इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, राइट। तो वी हैव द डेफिनेशन ऑल्सो, यू कैन सी इन द डेफिनेशन एज वेल दैट इट इज रिटन, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए जोग्राफिकल बाउंड्री, टेरिटरी जिसको मैं बोल रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और द फर्म। तो किसी इंडिविजुअल नेशनैलिटी को छोड़ देते हैं, फर्म की बात कर लेते हैं, सबको रिगार्डलेस करना है, मतलब सबको इग्नोर मानना है, बस ये देखना है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उस पर्टिकुलर टेरिटरी में या उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। तो फॉर इंस्टेंस इट इज गिवन कार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय द जैपनीज कंपनी विल बी इंक्लूडेड इन द इंडियन जीडीपी, राइट। होपफुली इट इज क्लियर। अब मान लेते हैं कोई जैपनीज पीपल है, दे आर लिविंग इन इंडिया एंड सम ऑफ द पीपल फ्रॉम इंडिया दे आर ऑल्सो लिविंग इन सम अदर कंट्रीज। कुछ लोग यहाँ रहते हैं दूसरे कंट्रीज के, कुछ यहाँ के लोग दूसरे कंट्री में रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप पैसों का लेन देन करते हैं, भाई भारत वाला मान लो कोई व्यक्ति है वो जॉब करने के लिए बाहर गया, तो कुछ ना कुछ तो पैसे भेजता होगा अपनी कंट्री के लिए, अपने फैमिली के लिए। सेम हैपनिंग ऑल्सो, जो जैपनीज लोग यहाँ पे रहते हैं, दे आर ऑल्सो सेंडिंग देयर मनी टू देयर फैमिली और देयर कंट्री। तो उसमें जब हम को इंक्लूड करते हैं कि हम पैसा कितना भेज रहे हैं और हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, तो जब वो फैक्टर काउंट होता है तो वो बनता है जीएनपी। सो इट इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे हम नेशनैलिटी को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर इंडिया का कोई लोग या इंडियन का कोई पर्सन है जो बाहर जाके जॉब करते हैं, वहाँ से कुछ हमको पैसे का इन्फ्लक्स मिलता है, पैसे का इनवर्ड होता है, पैसे भेजता है, रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, तो दैट विल बी काउंटेड एज द जीएनपी। तो जीएनपी का मतलब है कि जीडीपी कितनी है, उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो अभी इंडिया के लिए ये जो नेट फैक्टर है नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है और पैसा कम आ रहा है। तो अगर हम लोग बहुत अच्छा करेंगे एंड हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनी हो जाएंगी, तो हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो इंडियन कंपनीज़ हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके प्लांट लगाएंगी, तो वहाँ से फिर हमको ज़्यादा अर्निंग होगा। तो इसीलिए अभी एट प्रेजेंट इट इज़ नेगेटिव फॉर इंडिया, बट ये हमेशा नेगेटिव होगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इन इंडियाज़ केस जीएनपी इज़ लोअर देन द जीडीपी एज नेट नेशनल इनकम इज़ अभी कम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हमेशा कम होगा, इस बात की क्वेश्चन पूछ सकता है कि इज जीएनपी ऑलवेज लेस देन जीडीपी? नॉट, राइट। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जब हम जीडीपी को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा आ रहा है या पैसा ज़्यादा जा रहा है देश के बाहर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्या होता है कि जब हम किसी जीडीपी को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे मान लो हम एक कार की बात करें, कार का प्रोडक्शन हुआ, तो उस कार की जो लाइफ है समय के साथ साथ क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, डेप्रीशिएट होती है। तो अगर हम डेप्रीशिएशन को इंक्लूड कर लेते हैं तो एक और नई टर्म निकल के आती है इसमें, एनडीपी एंड एनएनपी, राइट।
एनडीपी एंड एनएनपी। तो एनडीपी का सिंपल सा मतलब है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो इट इज अ जीडीपी माइनस द डेप्रीशिएशन। तो जीडीपी में से अगर मैं उन सारी चीज़ों को माइनस कर दूंगा जो कि डेप्रीशिएट होती जा रही हैं समय के साथ साथ, तो दैट इज काउंटेड एज द एनडीपी। एंड उसके बाद है एनएनपी। तो एनएनपी का मतलब है कि जो आपने जीएनपी काउंट किया था ना, मैं जीएनपी में आपने नेट इनकम को काउंट किया था, अगर उसमें से डेप्रीशिएशन आप माइनस कर दोगे तो विल बी रीचिंग टू द एनएनपी। होपफुली इट इज क्लियर। तो ये चारों के चारों टर्म्स आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो एनएनपी इज ऑलवेज लेस देन द जीएनपी, सेम इज द केस, बिकॉज एनएनपी में से हम क्या कर रहे हैं, डेप्रीशिएशन को माइनस कर रहे हैं। डेप्रीशिएशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि जीडीपी बड़ी होगी या एनडीपी बड़ी होगी, तो ऑफकोर्स इट वुड बी जीडीपी, बिकॉज यहाँ पे हाँ जीडीपी बड़ी होगी। एनडीपी में से हमेशा जीडीपी में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, और ये जो डेप्रीशिएशन है वो इट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एनडीपी क्या होती है, एनडीपी इज लेस देन जीडीपी। तो होपफुली इट इज क्लियर। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि जो जीडीपी मेजर करने के लिए, भाई जब आप जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आप एक बेस या बेंचमार्क क्रिएट कर लेते हैं। पहले ये इंडिया में बेंचमार्क जो 2011-12 था, तो 2011-12 के कंपैरिजन में हमने कितना जीडीपी ग्रोथ किया, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले 2011-12 में ये जीडीपी ग्रोथ किया, एंड उसके बाद अभी जो रिसेंटली एक चेंज हुआ इसमें, जो करंट बेस ईयर है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। जो करंट बेस ईयर है वो इंडिया ने 2022 और 2023 कर दिया है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेस ईयर चेंज कर दिया गया है रिसेंटली। बिफोर इट वाज 11-12, नाउ इट इज 2022 टू 2023। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं कि कितना % का ग्रोथ रेट हमने किया है या ग्रोथ हमने किया है, तो भाई जब हम ग्रोथ दिखाते हैं तो हम ये बात करते हैं किसके रेस्पेक्ट में। तो पहले हम 11-12 के रेस्पेक्ट में बताते थे, बट अभी हम काउंट करते हैं 2022 टू 2023। होपफुली इट इज क्लियर। तो यहाँ पे दो टर्म निकल के आती हैं, दैट एक रियल जीडीपी होती है और एक नॉमिनल जीडीपी होती है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे क्या डिफरेंस है? तो रियल जीडीपी का मतलब होता है कि विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, तो बेस ईयर के रेस्पेक्ट में हम कितना ग्रो कर रहे हैं वो रियल जीडीपी है, वो रियल जीडीपी है। तो रियल जीडीपी बेस ईयर के रेस्पेक्ट में बात करती है। नॉमिनल जीडीपी बात करती है कि करंट जो ईयर है उसमें आप कितना अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लेते हैं भाई खेती कर रहे हैं, इस खेती करने में आपने 100 kg फ्रूट्स उगाए, कोई भी ये फ्रूट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल ले लिए। तो अभी इस एप्पल का करंट प्राइस, फॉर एग्जाम्पल करंट प्राइस है मान लेते हैं 50 रुपीज़ पर kg। तो आपके पास जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा दैट वुड बी नथिंग बट 100 × 50, 100 × 50, तो ये 5,000 रुपये। तो ये करंट के रेस्पेक्ट में आप ये बोलोगे कि प्रोडक्शन है वो 5,000 रुपीज़ का हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ की बात करेंगे। बट अगर मैं इस एप्पल का प्राइस फॉर एग्जांपल किसी और पर्टिकुलर ईयर में, पहले 2022-23 को मैं मान लेता हूँ, तो अगर ये प्राइस आपके पास 40 रुपये पर kg के हिसाब से था और आपके पास अभी ये 50 रुपये पर kg है, सेम प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, तो आपने ग्रोथ बताया है कि 40 रुपये के हिसाब से आपको 4,000 रुपये का यहाँ पे जीडीपी था या रेवेन्यू था, अभी ये रेवेन्यू बढ़ के 5,000 हो गया है। तो दैट इज़ द रियल जीडीपी। तो इकोनॉमी को मेज़र करने का जो सबसे आई कैन से दोनों में से अच्छा तरीका है वो रियल जीडीपी का है, ठीक है, दैट इज़ अ रियल जीडीपी। तो वी हैव द डेफिनेशन ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू इट। दैट नॉमिनल जीडीपी का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन देयर प्राइस ऑफ द सेम ईयर। करंट ईयर की बात करें तो इट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए आपको पहले जैसा तो पता होना चाहिए पहले क्या था। तो करंट ईयर को ही हम मेजर कर रहे हैं, तो इसमें इन्फ्लेशन का रोल नहीं आता है। लेकिन रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन काउंट होता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कितना हो चुका है, प्राइस में जो रॉ मटेरियल है, जो आपके पास प्राइस है उसकी में कितना चेंज हुआ है, सो दैट हम उसकी रियल जीडीपी को वैल्यू को काउंट कर पाएंगे। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन देयर प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो इंडिया में जो अभी बेस ईयर है
वो 2022-23 के रेस्पेक्ट में है, एंड इट इज़ अ इन्फ्लेटेड एडजस्टमेंट। तो इसमें इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है, ठीक है। पहले भी मान लो एक पर्सन है वो 10,000 रुपये कमाता था, तो 10,000 रुपये कमाता था तो बहुत सारी चीज़ों के प्राइस पहले कम थे, तो ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकता था, परचेजिंग पावर उसकी ज़्यादा थी। बट अभी क्या हुआ कि 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल आज भी कमा रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ गए हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो अभी क्या वो पर्सन सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी खरीद पाएगा? विल बी सेइंग नो, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन को आपको काउंट करना पड़ेगा। तो जो सैलरी इंक्रीमेंट है, हाँ, वो भी इन्फ्लेशन को काउंट करने के हिसाब से प्रोपोर्शनल में बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरीका है। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पूछी जाती है एग्जाम में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली, जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है कि भैया आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कि जो मॉनेटरी का मतलब पैसा, तो कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, मार्केट से पैसा उठाना है, मार्केट में पैसा रिलीज करना है, इन्फ्लेशन को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, ठीक है। तो बेसिकली मान लेते हैं जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के पास बहुत सारे बैंक हैं, एक बैंक ए है, एक बैंक बी है, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं। तो आरबीआई क्या करता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक ए को ज़रूरत है तो आरबीआई से पैसा लेगा। आरबीआई से क्या करेगा? वो पैसा लेगा। तो आरबीआई जिस रेट पे पैसा देता है दैट रेट इज नोन एज अ रेपो रेट। एंड कभी कभी क्या होता है, आरबीआई पैसा उठाता है मार्केट से, क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस होते हैं। तो अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो कम चीज़ें खरीदेंगे तो महंगाई क्या होगी? डेफिनेटली कम होने के चांस होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है और ख़रीदने वाले 10 हैं तो वो अपने हिसाब से मनमाने तरीके से, बेचने वाला भी सोचेगा यार मैं 10 रुपये में क्यों बेचूँ जब मुझे 20 का वो कोई ऑफर कर रहा है। तो सेम हैपनिंग है, अगर परचेजिंग पावर की मैं बात करता हूँ या फिर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो पैसा कितना इकोनॉमी में है, जो लिक्विडिटी की बात करेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आरबीआई यदि उल्टा सोचता है कि वो पैसा लेता है बैंकों से कि भैया पैसा दे दो मुझे, पैसा मुझे दे दो, क्यों? क्योंकि आपको पैसा मार्केट से उठाना है या फिर पैसा मार्केट से श्रिंक करना है, तो उस समय जो यूज़ होता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। हाँ, रिवर्स रेपो रेट। तो एट प्रेजेंट, हाँ, जैसे यहाँ पे देखोगे ये आपके पास एक बैंक है, ये आरबीआई है। तो अगर बैंक आरबीआई ने पैसा लिया है तो दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट, और आरबीआई से पैसा लिया गया है, अगर आरबीआई से पैसा लिया गया है तो ये होता है आपके पास रेपो रेट। तो जिस रेट पे बैंक पैसे लेते हैं वो होता है रेपो रेट, और जिस बैंक पे आरबीआई पैसे लेता है बैंकों से दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो एट प्रेजेंट की मैं बात करूँ आपसे, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है कितना? हाँ, तो जो रेपो रेट है एट प्रेजेंट वो 6.5% है। एंड अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करूँगा तो एट प्रेजेंट इट इज़ 3.35%। तो अगर मान लेते हैं रेपो रेट कम हो जाए, हाँ, रेपो रेट मान लो हो गया 6% के आसपास, रेपो रेट मान लो 6% के आसपास हो गया, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये बैंक पैसा ले रहे हैं तो बैंक और ज़्यादा पैसा लेंगे क्योंकि 6% पे पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर ये रेपो रेट हो गया 7%, तो कौन बैंक ऐसा है या कोई भी पर्सन ऐसा जो कि ज़्यादा ब्याज पे पैसे लेना चाहता है? सेम हैपनिंग इन द इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। सो होपफुली ये सारे के सारे जो पॉइंटर्स हैं आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ लीव योर कमेंट एंड यू कैन शेयर द वीडियो अमंग द फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड द पीआई फॉर द डिफरेंट कॉलेजेस। सो सेकंड पार्ट में और इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। टिल देन कनेक्ट विद द क्लासेस। बाय, टेक केयर।